हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्वालिफाई कर लिया है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही जिन लोगों का एक से दो क्वेश्चन से रुक गया है या जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन एग्जाम टाइम में कुछ कमियां या गलतियां करने की वजह से जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया प्रीलिम, तो ऐसे में परेशान ना हो और थोड़ा सा जो गलतियां हुई है उन गलतियों पर अवलोकन करो, समझो क्या है जो आगे हमें नहीं करना है, जो हमारा प्रीलिम्स रोक दे। तो वो सारी गलतियां जो है उन पर अच्छे से काम करो। और अभी लगभग 8 से 10 महीने हैं, इनमें मेंस को भी अच्छे से स्ट्रोंग कर लो ताकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें आपकी एक साथ निकले। केवल प्रीलिम्स निकालना ही महारत नहीं है दोस्तों, मेंस में भी अच्छा खासा समय देना पड़ता है, मेंस को प्रिपेयर करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है आपको अच्छे से देखनी होगी, ठीक है। आज का हमारा विषय रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैंने आपसे कहा था एमपीपीएससी प्रीलिम जो है हमारा इकोनॉमिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम मेंस पर भी इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, इसी क्रम में अब हम शुरू करते हैं दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मेंस का थर्ड पेपर, ठीक है। और मेंस का थर्ड पेपर आप देखोगे दोस्तों, उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में है दोस्तों इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, परेशान कर रही है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये एक आज की जो क्लास है इसमें बस यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में हमें कहाँ पर कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, किस प्रकार से हम इस पेपर को बेहतर तरीके से रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इस पर मैंने थोड़ा काम किया है दोस्तों, ताकि आपको इतनी मेहनत ना लगेगी और आप बेहतर तरीके से जो है कम समय में इस पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। आप जानते हो एमपीपीएससी मेंस का थर्ड पेपर, अगर ओवरऑल थर्ड पेपर की मैं बात करूं तो वो हमेशा से जो है विद्यार्थियों के लिए परेशानी का विषय रहा है। आप जानते हो पहला पेपर, दूसरा पेपर, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे पेपर आसानी से हो जाते हैं, हम इसमें अच्छा स्कोर करते भी हैं। लेकिन थर्ड पेपर जो है हमेशा परेशानी देता है। यदि आपने पहली बार आप यदि मेंस दोगे तो भी आपके लिए भी ये चिंता का विषय रहेगा ही। और आपने आपके जो परिचित है जिन्होंने 2 3 4 जितनी बार मेंस लिखा है उनसे पूछिएगा कि थर्ड पेपर जो है किस प्रकार मेंस का स्कोर खराब कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है इस थर्ड पेपर में क्या क्या जो कमियां रहती है, हमें किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सारी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, इस थर्ड पेपर को शुरू करते हैं इसके इतिहास से दोस्तों। मैं आज आपको इस पूरी क्लास में थर्ड पेपर का जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसको बेहतर तरीके से अवलोकन करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि इस पेपर में क्या क्या संभावना है, कैसे प्रश्न बने हैं, बनते आए हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं प्रश्न, क्या परिवर्तन आए हैं, सारी चर्चा जो है हम आज की इस क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा हम क्या क्या किस प्रकार बात करेंगे। पहले तो हम इसका पूरा सिलेबस देखेंगे, ठीक है। सिलेबस जो है वर्तमान 2024-25 में जो आप नया सिलेबस जो परिवर्तन हुआ है उसको देखोगे कि थर्ड पेपर में अब क्या क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये 2014 से लेके जब 2019 तक का जो सिलेबस हुआ करता था, उस समय जो खंड ब हुआ करता था थर्ड पेपर का, वो इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या परिवर्तन आया है अभी जो सिलेबस परिवर्तन हुआ है उसमें, और 2014 से लेके 2019 तक जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता था उसके सिलेबस में। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा दोस्तों, फिर हम चर्चा कर लेंगे इसके पेपर्स पर, है ना। पेपर पर चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रश्न बने हैं ये सारी बातें भी देखना जरूरी है। देखो दोस्तों, ये जो है पेपर मैं 2019 का मेंस का पेपर बता रहा हूँ आपको, जो इकोनॉमिक्स का था, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको सारा बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे कि क्वेश्चंस क्यों बन रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं, सारी बातें हम देखेंगे। और फिर 2024 में भी जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं और पिछले सिलेबस में और अभी के सिलेबस में कितना अंतर है, कहाँ से प्रश्न जो पिछले साल से जो पूछे गए थे वो प्रश्न इस बार भी पूछे गए थे 2024 में। इन सारे मुद्दों पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से इस पर रिसर्च किया है, सारी बातें मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये बहुत सारी चीजें आगे मुझे जो आपको बतानी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसके इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था के, ठीक है। इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं 2014 से लेके 2025 तक के सफर में।
अब आप मेंस लिखोगे 2025 का, तो उसके लिए आपको ये कुछ बेसिक बातें जो है इनके बारे में ध्यान रखना है, और आपको कहाँ से कौन सी चीजें कवर करनी है इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। देखो दोस्तों, 2014 से अगर मैं बात करूं, तो 2014 से लेके जब तक सिलेबस परिवर्तन नहीं हुआ था, मतलब 2019 तक मानो आप, ठीक है, तो 2014 से लेके 2019 तक का जो समय था, इसमें जो थर्ड पेपर हुआ करता था, उस थर्ड पेपर का जो पार्ट बी था दोस्तों, जो पार्ट बी था, वो पार्ट बी हमारा क्या हुआ करता था, इकोनॉमिक्स हुआ करता था। तो बच्चे क्या है, 2019 तक की जो बैच के बच्चे हैं, जिन्होंने जो अभी भी सतत रूप से जो है लगे हैं सिलेक्शन के लिए, उन लोगों के लिए इकोनॉमिक्स इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन चुनौती बन गया है फिलहाल इसलिए क्योंकि 2020 में जब सिलेबस परिवर्तन हुआ था, तो उसमें इकोनॉमिक्स को दोस्तों बहुत ही कम उसका वेटेज रखा था, और मेंस में तो ना के बराबर था। मतलब आप 2023 तक जो सिलेबस देखोगे, तो इस 2023 में आप जब थर्ड पेपर में पहुंचोगे, तो थर्ड पेपर में आपको यहाँ पर 10 यूनिट दे दी गई है बस, है ना। और उन 10 यूनिट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, है ना, गणित, पर्यावरण, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती थी। तो इकोनॉमिक्स जो है 2020 से लेके 2023 तक क्या हो गया, विलुप्त हो गया मेंस के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सिलेबस फिर से परिवर्तन होता है, और जब नया सिलेबस आया 2024 में, तो इस 2024 में फिर से जो थर्ड पेपर है, इस थर्ड पेपर के जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में फिर से जो है किसको जोड़ दिया गया दोस्तों, इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि जिन्होंने 2024 में एग्जाम दी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वालिफाई तक नहीं हुआ है थर्ड पेपर, क्योंकि थर्ड पेपर का जो पार्ट बी है, उसमें दोस्तों तकनीकी वाला पोर्शन आ गया, और पार्ट ए में आ गया इकोनॉमिक्स। अब इतने साल से जब बच्चे इसमें, मतलब क्या होता है दोस्तों, मेंस एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, मेंस पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आपको बहुत बार जो है क्वेश्चन बैठ कर लिखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ती है मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स नहीं है कि आपने कुछ फेक रट लिए, क्वेश्चन लगाया और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। लेकिन मेंस क्या है, मेंस में एक रूपरेखा तैयार करने में अच्छा समय लगता है। आप जब सिटिंग लेते हो, 2 से 3 घंटे जब बैठते हो, लिखना शुरू करते हो, तब आपको एहसास होता है कि यार मेंस अपने आप में कितना बड़ा टास्क है। मैं आपको डीमोटिव नहीं कर रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ जिससे आपको अवगत होना भी जरूरी है। देखो, अब 2020 से लेके जब 2023 तक सिलसिला चला, तो इसमें मेंस में इकोनॉमिक्स का वेटेज था नहीं, तो धीरे धीरे जो है हमारी इसको लेकर जो है स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब ऐसे में जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए तो चुनौती का विषय यही सही कि यार इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन उन लोगों के लिए भी अब ये चिंता का विषय बन गया था कि यार कैसे इसको वापस रेडी करें, ठीक है। और जब 2024 में मेंस में जब लोग बैठे, इकोनॉमिक्स में पेपर जब उनके सामने आया, तो जो जितने हमारे सोर्सेस हैं मार्केट में, जो अच्छे नामी जो नोट्स हैं, उनसे परे क्वेश्चंस वहां पर देखे गए। जिन लोगों ने मेंस लिखा है 24 का, आप उनसे एक बार पूछिएगा, और जिन लोगों ने लिखा है उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि 2024 का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, वो टू द पॉइंट किसी नोट से या कहीं से सीधा सीधा नहीं बन रहा था। उसमें आपको अच्छे से समझने की और अपने विवेक के अनुसार आंसर लिखने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको पता है, लेकिन नहीं है तो आपको पता चल जाए, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों 2024 का आप एक बार जरूर देखिएगा पेपर, उसका पैटर्न क्या था, क्योंकि दोस्तों 2024 का जो मेंस है आप देखोगे, थर्ड पेपर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका उनका क्वालिफाई भी नहीं हुआ है थर्ड पेपर। ये रियलिटी है। बहुत सारे फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड, फोर्थ, जो सॉरी फोर्थ फिफ्थ जो पेपर है, सिक्स पेपर, इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन थर्ड पेपर में जब बात आती है तो वहां आकर फिर से जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अच्छा खासा स्कोर सारे पेपर्स में अच्छा बनाते हैं, लेकिन थर्ड पेपर में जो है स्कोर कम आता है, और इस वजह से जो है कई बार मेंस रुक जाता है। ये रियलिटी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस रियलिटी को हमें समझना है, और हमें इन्हीं के अनुरूप क्या करना है दोस्तों, काम करना है। दोस्तों अब 2025 में जो लोग एग्जाम देंगे, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सके ये पूरा कार्यक्रम, इसीलिए मैं आपको आज आपके सामने इसे लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि हम 2025 में मेंस में थर्ड पेपर को प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम थर्ड पेपर का सिलेबस यदि हम देखेंगे, तो ये इस प्रकार जो है हमारे सामने पूरा सिलेबस है, ठीक है। 2024 में जिनने मेंस लिखा है उनको तो अच्छे से प्रिपेयर होगा ही सही, क्योंकि उनने सारे आयाम यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट किए थे। लेकिन इसके अगर आप पार्ट ए का अगर देखोगे, खंड ए अगर आप यहाँ पर देखोगे,
जो इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। तो इसका जो सिलेबस है उसको एक बार मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ, किस प्रकार 2024 में जो है सिलेबस आया, फिर 2014 से लेके जो 2019 तक का जो सिलेबस था उस पर भी हम एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस सिलेबस से मैच करती है। दोस्तों परेशान नहीं होना है, आपको केवल इतना करना है कि किस प्रकार जो है 2014 से 2019 तक इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनते थे। आप यकीन मानो लगभग 40 से 50% जो है क्वेश्चन आप उसी जो सिलेबस हुआ करता था उसकी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ कुछ बिंदु बिल्कुल अलग हो गए हैं, कुछ कुछ बिंदु एज इट इज है, वो सारी बातें हम वहां पर अच्छे से देखेंगे। चलो पहले इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारा थर्ड पेपर, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही हम हमारी मेंस की इस क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो हमारे क्लास नोट्स रहेंगे, साथ ही साथ डाउट सेशन भी रहेगा। आप जो आपका डाउट है वो हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे सीधे जो है मैसेज या लिखकर जो भी है आपको समस्या आ रही है आप उस पर बताइएगा। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हम शुरू करेंगे, वो किस संदर्भ में, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में थर्ड पेपर के लिए। यदि आपको कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे और सुधार करने की आवश्यकता है, या कहीं फ्लो चार्ट बनाना है, या कहीं डायग्राम शो करना है कि नहीं करना है, कितनी लाइन में आंसर कवर करना है, ये सारी बातें जो है यदि आपको इस प्रकार की समस्या आएगी तो हम सब मिलकर उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बताऊं उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस देखिए। दोस्तों सिलेबस समझना जो 2024-25 को ध्यान में रखकर हमें तैयार करना है। दोस्तों 24 में तो एग्जाम हो गई है, अब 25 में जो लोग मेंस देंगे उनके लिए है ये सिलेबस। इसको एक बार समझते हैं, क्योंकि सिलेबस को टू द पॉइंट भी यदि आप रेडी कर लोगे तो भी आपका मेंस का लगभग लगभग 70% काम हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जिनको आप थोड़ा सा गहराई से उसको अध्ययन करना पड़ता है, और उस पर हम अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पर चिंतन करेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, एक सामान्य सा ये बिंदु है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर विकसित भारत @ 2047, आप जानते हो 2047 में हमारा देश जो है 100 वर्ष जो है पूरे कंप्लीट कर लेगा, और 2047 तक हमें क्या करना है, हमारे देश को विकसित अवस्था में लाना है। और इसके पीछे हमारी क्या क्या रूपरेखा रहेगी, हमारे क्या क्या जो है लक्ष्य रहेंगे, वो सारी बातें जो है हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, कैसे बनेंगे प्रश्न, किस प्रकार लिखना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, 7 नंबर में कैसे लिखना है, 10 नंबर में कैसे लिखना है, ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, ठीक है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ठीक है, नेशनल इनकम की यहाँ पर हमें अवधारणाएं बतानी है, प्रमुख फसलें और फसल का पैटर्न, इस पर से भी हमें यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चुनौतियां, अब चुनौतियां में घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता। ठीक है, सरकारी पहल में हम देखेंगे दोस्तों पीएम किसान, ठीक है, उसके बाद NMSA, और उसके बाद विभिन्न योजनाएं, ये सारे बिंदु डिस्कस करेंगे जब हम मेंस के टू द पॉइंट इनको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त, मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास, विनिर्माण और अधोसंरचना, इसमें हम देखेंगे दोस्तों मेक इन इंडिया और अधोसंरचना परियोजनाएं। अब ये बिंदु जो है आपको उसमें भी दिखेगा जब 2014 से 2019 तक का जो सिलेबस था इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, वहां पर इस कुछ कुछ बिंदु आपको दिखेंगे, मैं सारे आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार सारा ये एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान, ठीक है, भारत में वस्तु व सेवाओं का मानकीकरण। ठीक है, तो ये हमारी पहली यूनिट है। 5 यूनिट में इस पार्ट ए को डिवाइड किया हुआ है। अब पहली यूनिट जो है हमारी किसके संदर्भ में थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलुओं के संदर्भ में। दूसरी जो है दोस्तों कराधान और नीति परिदृश्य के संदर्भ में है, जो ये हमारी यूनिट है सेकेंड। इसी प्रकार हमारी थर्ड यूनिट रहेगी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेंगे हम इकाई 3 में। और फिर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इकाई 4 की, ये भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, इस पर चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों ये आ जाएगी आपकी कौन सी, प्रायिकता वाली। ठीक है, ये मैथ की यूनिट है स्टेटिस्टिक वाली, इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 इकाई है आपकी जो थर्ड पेपर के पार्ट ए में है, इनको वन बाय वन हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहले इसके सिलेबस की सारी बातें यहाँ पर आप जान लीजिए। कराधान एवं नीति परिदृश्य की अगर बात करें तो राजकोषीय नीति, जिसमें लोक व्यय, आगम, कराधान,
और घाटा प्रबंधन, इन पर चर्चा करेंगे। मौद्रिक मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन। फिर बात करेंगे दोस्तों अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव। फिर खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली। फिर गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन। भारत का विदेशी व्यापार, जिसमें हम मूल्य संरचना और दिशा पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी पूंजी, इस पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, जिसमें IMF, विश्व बैंक, ADB और WTO, इन पर क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले भी ये प्रश्न यहाँ से बनते थे, लेकिन अब जो है कराधान और नीति परिदृश्य की इस इकाई में इसको शामिल कर दिया है। ठीक है, चलो थर्ड इकाई जो है हमारे किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और यह जो है आपको मोटा मोटा यदि आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रीलिम्स की सारी बातें जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी पूरी आपको वहां पर भी दिखेगी। प्रीलिम्स में हमें फैक्ट जो है बेहतर तरीके से याद रखने होते हैं, यहाँ पर हम फैक्ट की सहायता से हमें बेहतर तरीके से हमारे आंसर को लिखना होगा। ठीक है, देखो यदि बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर एक जिला एक उत्पाद, ये सारे बिंदु आपको प्रीलिम्स में भी दिखेंगे, मेंस में भी है। बस आपको जो फैक्ट है उनको लिखकर अपने अनुसार जो है बेहतर तरीके से क्या करना है, रेडी करना है, इतना आपका काम रहेगा। दूसरा दोस्तों प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न तथा जोत। तीसरा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण, ये बिंदु भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी व मत्स्य पालन, ये बिंदु जो है यहाँ पर हमारी इकाई 3 में इसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार इकाई 4 में दोस्तों मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिदृश्य को बताया गया है, जिसमें हम स्वास्थ्य अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, यदि आपने प्रीलिम्स अच्छे से रेडी किया है तो आपको पता होगा टू द पॉइंट यह बिंदु आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में भी मिलेगा। ठीक है, यूनिट 6 में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियां, वन, जल और खनिज, वित्तीय सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव। ठीक है, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, ये भी आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण और राजकोषीय अनुशासन, तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे इकाई 4 में शामिल किए गए हैं, जिसमें भी आप देखोगे 50% जो हमारा किसका सिलेबस है, ये यूनिट 6 का। प्रीलिम्स की इकाई 6 जो है अर्थव्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उसका लगभग आप यहाँ पर देखोगे 50% आपको यहाँ पर सारी चीजें दिख जाएगी। लेकिन आपको क्या है दोस्तों, वहां पर फैक्ट याद रखने थे, अब यहाँ पर फैक्ट तो याद रखना ही है, साथ ही साथ एक लेखन शैली भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी खुद की, ताकि आप बेहतर तरीके से वो सारे फैक्ट इसमें पूरो दो। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इन पर हम बात करेंगे। फिर हमारा दोस्तों स्टैटिक वाला जो है पोर्शन, जिसमें सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, इस पर बात करेंगे। समग्र संकलन की विधियां, ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसमें गणना और व्याख्या आती है, इनको हम अच्छे से देखेंगे। डेटा विश्लेषण के प्रकार, जिसमें वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, ठीक है, दोनों देखेंगे। फिर है दोस्तों प्रतिचयन की विधियां, डेटा प्रस्तुति तकनीकी, टेबल, चार्ट, ग्राफ, ये जानते हो आप। प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं, तो ये कुछ बेसिक बातें जो है प्रायिकता से संबंधित जो है, और यहाँ पर इकाई 5 में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये हमारा 2024 का सिलेबस जो परिवर्तन हुआ है, उसके सारे बिंदु है थर्ड पेपर के पार्ट ए का। लेकिन यदि आप थोड़ा सा और आगे देखोगे, 2014 से लेके 2019 तक का जो सिलेबस, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि 2014 से 2019 तक जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को भी एक बार थोड़ा थोड़ा अपनी नजरों से निकालना, क्योंकि वहां से भी आपको सीधे सीधे प्रश्न बनने की संभावनाएं है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हम करते हैं बात पार्ट बी की। इसमें जो है दोस्तों थर्ड पेपर का पार्ट बी हुआ करता था ये, और इस पार्ट बी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, और भारत में विकास का अनुभव, मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिकी विकास के कारण, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधार, जिसमें औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार और बैंकिंग प्रणाली, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एक अच्छा बिंदु हुआ करता था, आप जानते हो। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, देखो ये आप देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां, ये कहीं ना कहीं अभी भी उस सिलेबस में आपको दिख जाएगा
सामान्य सी बात जो है आपको देखना पड़ेगी। देखो वर्तमान प्रवृत्तियां इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पर पहला ही बिंदु आपने देखा होगा, ये देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं जब हम देखेंगे दोस्तों तो उसमें हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को भी देखना रहेगा। तो यही बिंदु जो है आपका पुराने सिलेबस से टू द पॉइंट जो है इसको रेडी किया गया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। भारत में विकास नियोजन, ठीक है, विकास के लिए हम किस प्रकार प्लानिंग करते हैं ये भी हमें कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में एक है ये, क्योंकि विकास का नियोजन मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है और उसी नियोजित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये पुराना हमारा सिलेबस था उसमें भी ये बिंदु दिया हुआ था भारत में विकास का नियोजन। और अभी जो हमारा 2024 में जो सिलेबस का पहला ही बिंदु है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो हमारी विशेषताओं में एक बात ये भी तो है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। हम प्लान करके जो है हमारे जो है लक्ष्य को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं और उन पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जब हम डिस्कस करेंगे उनमें अच्छे से समझेंगे। अभी केवल आप मोटा मोटा यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलो राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली उधर भी आपको देखने को मिलेगी। आधारभूत अधोसंरचना, विकास एवं मुद्दे, और ये गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन एवं प्रयोजन, ये बिंदु यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। नगरीय क्षेत्र के मुद्दे, जिसमें नगरीय विकास के मुद्दे जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से है उनकी संरचना पर हमें बताया गया है। निम्न आय वर्गीय समूह के लिए आवास, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, ग्रामीण विकास, इसमें भी ये सामाजिक एवं आर्थिक संरचना और ग्रामीण साथ। विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास, भारत और मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये सीधा सीधा वहां से आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक विकास के तत्व, कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सब्सिडी के मुद्दे। लोक वितरण प्रणाली, ये देखो यहाँ पर भी है दोस्तों, लोक वितरण प्रणाली वहां पर भी है। उद्देश्य, कार्य प्रणाली, सीमाएं, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक से संबंधित मुद्दे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 2014 से लेके 2019 तक का जो सिलेबस हुआ करता था जिसमें इकोनॉमी पूछी जाती थी 150 नंबर में, उसको अच्छे से समझा है। और 2024-25 में जो हमारे लिए अभी जो हमारी एग्जाम होगी उसमें जो हमारा सिलेबस है उसके क्या क्या बिंदु है उसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया है दोस्तों। थोड़ा सा आप यहाँ पर एक अनुमान लगा पाओ कि किस प्रकार जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, और 2019 में किस प्रकार से लास्ट टाइम प्रश्न पूछे थे, और 2024 में जो नए सिलेबस के अनुसार जो थर्ड पेपर है पार्ट ए उसमें किस प्रकार से प्रश्न बने थे, इनको थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ। इसी बात को ध्यान में रखकर पहले हम 2019 का ये जो पेपर है इसको अच्छे से समझते हैं, फिर हमारा 2024 में किस प्रकार से जो है इकोनॉमिक में क्वेश्चन बने थे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इन्हीं के अनुरूप जो है हमारी 2025 की जो है तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं 2019 में किस प्रकार से प्रश्न बने थे। तो देखो दोस्तों, पहले क्या था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, 15 क्वेश्चन आते थे 3-3 नंबर के, लेकिन अब क्या कर दिया है, 2 नंबर का कर दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे सिलेबस में कौन से प्रश्न क्या है, लेकिन अभी आप मोटा मोटा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि क्या है, किस प्रकार से प्रश्न बने थे। देखो, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है, इस प्रकार से सिंपल प्रश्न बनते थे, अभी भी इसी प्रकार से बनते हैं। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हर 3 नंबर या 2 नंबर की अगर हम बात करें तो बनते हैं ऐसे प्रश्न जो किसी को मतलब इतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। 2 से 3 प्रश्न तो ऐसे बनते ही हैं जिनका किसी को कोई भी ऐसा कुछ विशेष आइडिया नहीं रहता है, बाकी सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर जीडीआर से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न पूछ लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। देखो कैसे बेसिक सी बातें जो पूछी जाती है, आपको आपके नॉलेज में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 3 मार्कर्स या 2 मार्कर्स जो अब रहेंगे इनके लिए आपको जो छोटी छोटी बातें जो होनी चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था से संबंधित जिनकी जानकारी हमें वो ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, ट्रिप्स क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां है। देखो इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आपका क्या आशय है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक क्या है, पूंजी उत्पत्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, सापेक्ष बेरोजगारी गरीबी क्या है, उदिता योजना क्या है, और भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। देखो ये वायरोलॉजी वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आगे जब हम 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मेंस का, तो हमें इन बातों को भी एक बार अच्छे से देखना होगा। ठीक है, कुछ कमी ना रहे,
ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। यदि आप इस पेपर को सोल्व करने बैठोगे तो धीरे धीरे आपकी जो चीज़ें हैं लगभग लगभग इसी में रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर दोस्तों पहले जो है यहाँ पर 6 अंकों के जो प्रश्न हुआ करते थे, अब हालांकि इनको कितना कर दिया गया है, 7 नंबर का कर दिया है। ठीक है, और अब देखना यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। अब ये आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है ना। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में आत्मनिर्भर पूछा गया है हमारे नए सिलेबस में। तो आपको ये बस यही सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि उसको प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। आप यदि उसके प्रश्न पूछने के तरीकों पर काम करोगे, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। यदि आप पूरा सिलेबस एक साथ एक हर चीज को लिखने लग जाओगे, हर चीज को रेडी करने लग जाओगे, तो अच्छा खासा समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको एक ऐसी अप्रोच पकड़नी पड़ेगी, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसने पिछले 4-5 सालों में जो प्रश्न पूछे थे, यदि सिलेबस के ये बिंदु इसने दिए थे तो यहाँ से इसने किस प्रकार से प्रश्न उठाए थे। ठीक है, जो आपकी इस पढ़ाई को क्या करेगा दोस्तों, सरल बनाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। कितना सुंदर प्रश्न बनाया गया है, इसको आप यहाँ पर देखिए। चलो, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में समपोषणीयता में वृद्धि हुई, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है बताइए। भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्रविधि रंगराजन समिति से भिन्न है, ऐसा क्यों है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर बतानी थी। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। ठीक है, सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण, यहाँ से आपसे इसका मूल्यांकन करने का पूछा गया था। भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, मूल्यांकन कीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। देखो, इस प्रकार से आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता जरूर है, लेकिन किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर आपको सोचने में मजबूर करती है। ठीक है, तो बस यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को डील करना शुरू करोगे तो आपके लिए ये सारा काम जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। और हम मिलकर जो है इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, समाधान निकालेंगे, किस प्रकार जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को डील कर पाए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब उद्यानिकी की बात कर रहा है, हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, अब वर्ष 2020-21 के प्रथम 2 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। देखो, ये प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, ये 2020-21 के संदर्भ में पूछा गया है। आपको इस प्रकार के प्रश्न को 23-24 के संदर्भ में भी रेडी करने की आवश्यकता रहती है। तो आपको यहाँ पर सिलेबस के अनुसार, यदि आपके सिलेबस में इस प्रकार से कोई डिस्कस किया गया है, किसी बात का वहां पर जिक्र किया गया है, तो इस प्रकार से प्रश्न बने जा सकते हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों पर भी क्या करो, धीरे धीरे काम शुरू करो। ठीक है, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। एक सामान्य प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी भी मध्य प्रदेश की कृषि का यहाँ पर हमारे सिलेबस में, नए सिलेबस में जो है क्या है, जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान रखना होगा। मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी में भूजल का क्षय हुआ, समझाइए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको मैं मोटा मोटा इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार जो है अपनी तैयारी को आगे रखना होगा। ठीक है, यदि हम 15 नंबर के इन 3 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से प्रश्न बने हैं। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब ये बात आपको अच्छे से समझनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए, उस समय ये भी इसमें मेंशन था। भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति और उनके कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो, ये इस प्रकार से प्रश्न 15-15 नंबर में पूछे गए थे। हालांकि अब जो है हमारे सिलेबस में केवल 10 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे। जो ये हमारे 3 क्वेश्चन जो रहते हैं, पहले 15 नंबर में आते थे, अब 10 नंबर के कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में अब अगला दोस्तों यहाँ पर, भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, देखो ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आया, और इस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ठीक है, गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है, आप अपना मत प्रकट कीजिए। दोस्तों, ये 15 नंबर में पूछे जाते थे इस प्रकार के प्रश्न, जो आपसे अब 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने डायमेंशंस क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा रखने पड़ेंगे, किस प्रकार से चीजों को हमें
फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी जो पृष्ठभूमि बनाकर निष्कर्ष लिखकर इस प्रकार जो है पॉइंट डालकर हम इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। अभी आप केवल मोटा मोटा समझिए कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है। अब आप 2024 में आओगे तो 2024 में जब हमारा थर्ड पेपर हुआ था तो इस थर्ड पेपर के पार्ट ए में क्या क्या जो है हमारी इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, इनको आप देखिएगा। ज्यादा आपको इसमें चेंज नहीं दिखेगा दोस्तों। आप जो थर्ड नंबर के जो मतलब जो 2 नंबर में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, उनको तो आप बेसिक में बता रहा हूँ, आपके नॉलेज के ऊपर रहता है। बहुत सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक क्या है। अब ये यहाँ पर किसकी बात कर ली दोस्तों, डिफ्लेटर की। अब यहाँ पर व्हाट इज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। अब कई बार हमें हिंदी के शब्दों में परेशानी आती है तो आपको इंग्लिश के शब्दों से भी उस चीज को अच्छे से समझना होगा। कई बार ऐसा हो जाता है इकोनॉमिक्स में, हमें कुछ टर्म्स जो है इंग्लिश की भी याद रखनी होगी, जो हमें कहीं ना कहीं किसी प्रश्न को या उसका आंसर लिखने में सहायता मिलेगी, समझने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप अपनी रणनीति रखना दोस्तों। कई बार ऐसा नहीं है कि आप केवल हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी शब्द ही याद रखने जरूरी है, आपको लिखना जरूरी नहीं है। आपको वहां पर लिखने में नो डाउट आपको हिंदी में ही लिखना रहेगा, लेकिन समझने में आपकी कई बार हेल्प कर देते हैं ऐसे शब्द, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बना था। फिर दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करने हेतु 3 उपक्षेत्र कौन से हैं, ये देखो जटिल प्रश्न है। भारत में मेक इन इंडिया 3-4 स्तंभों पर आधारित है। ये 2019 में मैंने अभी जो पेपर बताया था, यहाँ पर आपको सीधे सीधा यहाँ पर 3 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया। अगर आप वहां रेडी करते तो ये देखो चीजें आपकी यहाँ पर सामान्य हो जाती, क्योंकि अगर उसको आप उस लेवल पर 15 नंबर में आप वहां पर अगर रेडी करते तो इसके 4 स्तंभ तो आप आसानी से कवर करते ही से। तो यहाँ पर मैं बस यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन थे पिछले, जो 2014 से 19 तक जो प्रश्न पूछे जाते थे, उन पर भी एक बार नजर जरूर लगाना कि वहां से किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, जो आगे आपकी 2025 की प्रीलिम्स में पूछे जा 2025 की मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो ये अलग ही क्वेश्चन है। ये है हॉकिस मौद्रिक नीति रुख से क्या अभिप्राय। अब अलग ही प्रश्न है, नहीं बना होगा। वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा कितना है। देखो ये सामान्य प्रश्न पूछा है। विशेष आहरण अधिकार से क्या अभिप्राय है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का उद्देश्य लिखिए। मध्य प्रदेश के 6 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने वहां पर भी चर्चा करी थी, यहाँ पर देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित गांव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या है। उसमें भी योजना पूछी थी, उदिता योजना, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर गांव की बेटी योजना, मतलब योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे जो इकोनॉमी से संबंधित है पूछे जा सकते हैं। एक और योजना पूछी दोस्तों यहाँ पर देवारण्य योजना, ठीक है। चलो आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद द्वारा किन 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। इसका पेपर का जो लेवल है वो जटिल था दोस्तों। एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, थर्ड पेपर हमेशा के लिए चुनौती रहा है स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिएगा। आप पहला पेपर अच्छा कर सकते हो, दूसरा अच्छा कर सकते हो, चौथा पांचवा छठा भी अच्छा आप बेहतर तरीके से कर ही लेते हो। थर्ड पेपर में कमी ना रहे, आप बिल्कुल इस पर अच्छे से काम कीजिएगा, ठीक है। चलो, अनुसूची एवं प्रश्नावली में क्या अंतर है। कालिक चित्र या काल श्रेणी रेखा चित्र किसे कहते हैं। अब आप इंग्लिश में इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा टर्म्स को भी वैसे ध्यान में रखिएगा। द्विचर आवृत्ति सारणी किसे कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। यदि आप यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन देखोगे तो ये किस प्रकार बने समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले कई प्रबंधक सूचकांक, तो क्रय प्रबंधक सूचकांक जो है पीएमआई, इसको स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न बना है। नाबार्ड के प्रमुख कार्यों को लिखिए। राजस्व घाटा एवं प्रभावी राजस्व घाटा से क्या अभिप्राय है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है, इसके आयामों एवं संकेतकों को बताइए। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियों को लिखिए, ठीक है। देखो इस प्रकार से ये प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। जो 7 नंबर के प्रश्न है इसमें आपको लिखना ही होता है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं को
लिखिए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के मध्य राज्य करों की जीएसडीपी में योगदान को स्पष्ट कीजिए। अब सोचने वाली बातें हैं, ये सारे प्रश्न आपको एक विचार, पहले आपको विचार लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, तो इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है। देखो, अब आपको सीधे सीधे नहीं, एक अच्छे से समझकर इस पर विचार अपने आप को यहाँ पर देने रहेंगे। ठीक है, अपवर्जी और समावेशी वर्गांतरों के अंतर बताइए। ठीक है, सांख्यिकी चित्रों की रचना के सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों इजीली नहीं आप कर सकते थे, आपको यहाँ पर बैठकर समझकर थोड़ा सा आपके जो है विचार उनको उस आधार पर समझना होगा आपको, और उसी बात को फिर आप अपने विचारों के रूप में उनको वहां पर लिखना रहेगा। ऐसा सीधा सीधा नहीं है कि आपने 6 बिंदु याद कर लिए और 6 बिंदु एज इट इज उतार दिए, जो पहले हुआ करता था। और ये पेपर थोड़ा है भी सोचनी दोस्तों, इसमें सोचना और आपके डायमेंशन जो है थोड़े से क्या है विस्तृत होने चाहिए इस चीज में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये 10 नंबर के क्वेश्चन है। इस प्रकार 10 नंबर के जो क्वेश्चन है कैसे बने हैं, देखो, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए, या फिर भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम की विशेषताओं, चुनौतियों एवं प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। देखो, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न बना है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, 2019 में आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर में भी, यहाँ पर भी आपसे सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरा आज की इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जब 2025 में मेंस लिखने जा रहे हो तो इन सारी बातों को एक बार समझिएगा, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं हम जिस पर। ठीक है, देखो, भारत में बेरोजगारी के कारण अवधारणाओं को एवं मापन की विधियां और उनकी जो पद्धतियां है उनको स्पष्ट कीजिए। सीधा ये भी प्रश्न बना है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन सुविधा बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतिगत प्रयास कर रही है। तो देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देखो किस प्रकार से प्रश्न बना है ये। मध्य प्रदेश में वानिकी और संबंध क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है आपके लिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखो, प्रश्न की जटिलता, आपको सीधे सीधे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, आपको प्रश्न के लिए सोचना पड़ रहा है, इसलिए आपको अच्छे से इन बिंदुओं का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आप मन से लिख तो दोगे, नो डाउट, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप अच्छा लिख दोगे, नो डाउट, लेकिन आप इसके डायमेंशन देखो, आपको किस प्रकार से इसको रेडी करना रहेगा। ठीक है, चलो, प्रतिचयन किसे कहते हैं एवं इसके क्या उद्देश्य होते हैं। प्रतिदर्शों के चयन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और अंतिम प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, प्रायिकता के योग एवं गुणन प्रमेयों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा थ्योरी में जो है आपसे यहाँ से ये प्रश्न बने हैं, और इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है आपको। 2025 में यदि मेंस दे रहे हो दोस्तों, तो मेंस के लिए आप थर्ड पेपर को लेकर निश्चिंत रहे, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी तैयारी के साथ मेंस का जो है थर्ड पेपर का पार्ट ए जो है यहाँ पर रेडी करवाऊंगा। ठीक है, हमारी जो है हमारा संस्थान द्वारा जो है जल्दी ही इसकी जो है क्लास शुरू हो जाएगी। आप ये यदि यह क्लास लेते हो दोस्तों, जिसमें हम MPPSC मेंस 2025 को कंप्लीट रूप से यहाँ पर अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड का जो है पार्ट ए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मात्र कितने में दोस्तों, 499 रुपये में। आप हमारी एप्लीकेशन ओमकार इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हम फ्री कंटेंट और उसके साथ साथ आपको यह जो क्लास जो है मात्र 499 रुपये में उपलब्ध करवाएंगे। इसमें दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, इसके साथ साथ क्लास नोट्स में आपको दूंगा। नोट्स दोस्तों ऐसे रहेंगे जिनमें आपको इकोनॉमिक्स को लेकर इतनी परेशानी नहीं आएगी। क्लास नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी आप अच्छे से वहां पर देख सकते हो। मैं वो सारी जो हमारी क्लास रहेगी उसके नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा। उस नोट्स में अच्छे से मेहनत की जाएगी, सारे आयाम जो है लगभग हमारे सिलेबस के कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी जो है रहेगा। आंसर राइटिंग इस प्रकार होगी कि आप दोस्तों अपने आंसर को, आप जहां पर भी हो, किसी भी जिले में रहते हो, आप अपना एक आंसर लिखिए। जो प्रश्न आप लिख रहे हो, लिखना चाहते हो, जहां पर आपको समस्या आ रही है, उस प्रश्न को लिखकर आप व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर। हम समझेंगे उसको, और फिर जहां कमियां रहेगी उस पर अच्छे से विचार करेंगे।
इसी प्रकार दोस्तों डाउट सेशन भी रहेगा। डाउट सेशन में आप अपनी सारी बातें जो है अच्छे से हमसे डिस्कस कीजिएगा, हम सब मिलकर जो है इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आगे की क्लास में यूट्यूब पर तो लूंगा ही, लेकिन यदि आप 499 रुपये में इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो मैं आपको नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ आपकी पूरी क्लास होगी जिसमें आप पूरा जो थर्ड पेपर का पार्ट ए है उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो थर्ड पेपर हमेशा से चुनौती का विषय रहा है, और यहाँ तक कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, यदि जिन्होंने मेंस लिखा है 2024 का, जिन्होंने लिखा है, उनसे पूछिएगा कि क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं बहुत सारे लोग। थर्ड पेपर को लेकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हैं थर्ड पेपर को। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, इस पेपर का अपना महत्व है, क्योंकि यहाँ अगर स्कोर कर लिया तो आप यकीन मानो अच्छा आपका मेंस में स्कोर हो सकता है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।